नमस्कार सभी को, कैसे आप सभी लोग। तो हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में पोर्टफोलियो और रूब्रिक्स के बारे में। ये जितने भी शॉर्ट वीडियोस मैं आगे आपके लिए लेके आऊंगी ये बहुत ही मददगार रहेगी सीटेट के लिए। यदि आपको सीटेट में पास होना है तो छोटे छोटे जो कंफ्यूजन रहते हैं, जिस तरीके से टॉपिक मैं बना रही हूँ उसको जरूर देखना है। तो पोर्टफोलियो क्या होता है, तो ऐसे समझो जैसे कि आपकी शादी हो रही है और उस शादी में सभी को बुलाया है, चाचा जी ताया जी सभी को बुलाया है। अब वह क्या क्या कारनामे कर रही हैं, कितने लिफाफे दे रहे हैं, मेहंदी में आपने कौन सी ड्रेस पहनी थी, या फिर मेहंदी में क्या किया था, लेडी संगीत में क्या किया था, कैसे सगाई हुई, कैसे गाना बजाना हुआ, इन सारी चीजों को आप एक एल्बम में एक डेटा के रूप में इकट्ठा करके रखते हो ना। ऐसे ही पोर्टफोलियो होता है। पोर्टफोलियो में अगर हम बच्चे की बात करते हैं तो अध्यापक क्या करती है, अध्यापिका क्या करती है, अध्यापिका बच्चों की सारी चीजों को एक रिकॉर्डेड फॉर्मेट में एक इकट्ठा करके रखती है या फिर एक संग्रह के रूप में इकट्ठा करके रखती है। बच्चा इंग्लिश की क्लासरूम में किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, खेल के मैदान में किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, यदि हमने प्रोजेक्ट दे दिया तो वह कैसे कार्यक्रम कर रहा है, किस तरीके से वह प्रोजेक्ट को निभा रहा है, या फिर बच्चे के अंदर कितनी क्रिएटिविटी है, ड्रॉइंग में वह क्या क्या चीजें कर रहा है। तो जितना भी बच्चा कारनामे करता है, जितना भी बच्चा स्कूल में या फिर घर में जो भी हरकतें करता है, उसका एक डेटा के फॉर्म में, एक रिकॉर्डेड फॉर्म में एक डेटा जो है इकट्ठा किया जाता है, बस उसी को हम पोर्टफोलियो बोलते हैं। तो पोर्टफोलियो और कुछ भी नहीं, एक प्रकार का फोल्डर होता है। जैसे मान लो आप इंटरव्यू देने गए तो इंटरव्यू में आपने वो पूरा डेटा इकट्ठा कर लिया, 10 की जो रिपोर्ट है वह रिपोर्ट कार्ड वह इकट्ठी कर ली, 12वीं की, फिर ग्रेजुएशन में कितने नंबर आए उसकी रिपोर्ट कार्ड इकट्ठी कर ली, सीटेट का जब तुम पास हो गए सीटेट का तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट होगा तो एक फोल्डर में रखोगे ना, ताकि जब जरूरत पड़े तो उसको दिखाया जाए, ताकि आप खुद का भी इवैल्यूएशन कर सको, आप खुद को आंक सको, माप सको कि हाँ हमने ये कारनामे करे थे, हाँ हमने इस तरीके से मेहनत करी थी और इतने नंबर आए थे। तो पोर्टफोलियो में टीचर क्या करती है, अध्यापक क्या करती है, अध्यापक बच्चे का पोर्टफोलियो बनाती है, एक फोल्डर तैयार करती है जिसमें बच्चा क्या कर रहा है, व्यक्ति के काम क्या हो रहे हैं, यहाँ पर व्यक्ति और कोई नहीं बच्चा है, बच्चा क्या कार्य कर रहा है, उसकी कितनी उपलब्धियां हैं, मतलब उसने स्पोर्ट्स मिला या फिर उसने कंपटीशन लड़ा था, फर्स्ट पोजीशन पे आया, तो वह सारी चीजें कहाँ चली गई, रिकॉर्ड में चली गई, एक डेटा के फॉर्म में एकत्रित हो गई। या फिर प्रोजेक्ट्स में वो क्या किस तरीके से काम कर रहा है, दोस्तों के साथ किस तरीके से ग्रुप लर्निंग कर रहा है, जो भी है दुनिया भर की सारी बातें एक रिकॉर्डेड फॉर्मेट में सबूत के रूप में, एक नमूने के रूप में रखी जाती है। यह दिखाता है कि आपने क्या सीखा है, यानी कि बच्चे ने क्या सीखा है, क्या किया है, और वह कैसे धीरे 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 कर बेहतर हो रहा है, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस जब वह खुद देखेगा तो जब तुम एल्बम देखोगे अपनी, अरे मैं ऐसी लग रही थी, अरे मैं और अच्छी हो सकती थी, अरे मैं अच्छे पार्लर में जा सकती थी, ये वैसे ही बच्चे का हाल होता है। यहाँ पर बच्चे को लगता है मैं इससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता था या कर सकती थी, इससे ज्यादा जो है वह क्रिया कर सकता था, या फिर कि मैंने कैसे गलती करी है, ठीक है तो टीचर ने मुझे इस वजह से डांटा था। अच्छा, तो ये सारी चीजें क्या है, पोर्टफोलियो के अंतर्गत आती है। अब यहां से सवाल आते हैं सवाल कैसे आते हैं जानना नहीं चाहोगे, देख लो भाई। सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि ये सारी की सारी चीजें एक डेटा के रूप में रखी जाती है, बच्चे की ड्राइंग से लेकर बच्चा जो है वे किस तरीके से, मतलब किस तरीके से वे गाना बजा रहे हैं, या फिर बच्चा प्रोजेक्ट में किस तरीके से काम कर रहा है, इन सारी एक्टिविटीज को टीचर एक फोल्डर में डालकर भूल जाती है, फिर बच्चे को दिखाती है और समय आने पर खुद भी देखती है कि बच्चे ने क्या क्या हरकतें करी है। अब यहाँ पर प्रश्न कैसे आते हैं, इधर देखिए भाई। तो ये कुछ उदाहरण है जो मैंने लिए हैं, प्रश्न से पहले ये देख लो ताकि प्रश्न में फिर कोई गलती ना हो। सबसे पहले एक छात्र ने अपनी पेंटिंग, प्रोजेक्ट्स और कविताएं एक जगह इकट्ठा करके रख ली, ठीक है, ये क्या है, ये और कुछ भी नहीं, ये पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो दिखाता है कि छात्र की कला और रचनात्मकता समय के साथ किस तरीके से विकसित हो रही है, बच्चा क्या क्या सीख रहा है और किस तरीके से इंप्रूवमेंट आ रही है, ठीक है। जैसे यह मेरी पहली पेंटिंग है और ये मैंने इस साल बनाई थी, तो अब सुधार हुआ होगा, तो बच्चे को खुद से पता चलता है कि मैंने क्या किया। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इधर देखिए। पहला प्रश्न देख रहा हूं यहाँ पर 28 दिसंबर पेपर 2 में आया हुआ है 2022 में। पहला प्रश्न यहाँ से आता है कि एक शिक्षिका बच्चे के काम को एक फोल्डर में डालती है, आ गया क्या, फोल्डर आ गया, फोल्डर में डालती है जैसे लेखन के नमूने हो गए, चित्र हो गए, कहानियां हो गई, ये सारी चीजें इसका आकलन करने के लिए इस्तेमाल करती है कि बच्चे ने क्या किया। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम और कुछ भी नहीं कहेंगे, इसे हम सिर्फ और सिर्फ कह देंगे आंख बंद करके ये क्या है, पोर्टफोलियो है। फिर इसी तरीके से एक और सवाल आता है, इधर देखो भाई, 2023 में 10 जनवरी पेपर 1 में ये आया हुआ है, चाहे तो खुद भी देख सकते हो।
तो पोर्टफोलियो का उपयोग वैकल्पिक मूल्यांकन रणनीति के रूप में किया जाता है। पोर्टफोलियो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, यानी कि जो नहीं होगा? तो यह सभी छात्रों द्वारा समयोपरि एकत्र की गई सभी वर्कशीट का एक संग्रह है। क्या ये बात सही है? ये शिक्षार्थियों के विकास का प्रतिनिधित्व करता है। यह शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं के सीखने पर विचार करने का अवसर प्रदान करता है। यह शिक्षार्थियों के ज्ञान, कौशल और क्षमताओं को चित्रित करता है। तो सबसे पहली बात तो ये गलत है। वर्कशीट तैयार करना हमारा मकसद नहीं है ना। बच्चा किस तरीके से कार्यक्रम करे, वर्कशीट से तो फिर वो रटने पर हो गया ना कि हाँ भाई हमने टेस्ट दिया और हमारा काम खत्म। उस टेस्ट का मूल्यांकन हमें करना है, यानी कि संग्रह से सिर्फ मतलब नहीं है। हमारा मतलब है कि हम उससे सीखे भी। हम किस तरीके से हमने ड्राइंग करी थी, आज अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये रटन प्रक्रिया को शामिल कर रहा है। फिर एक और क्वेश्चन आता है, इधर देखिए, पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो क्या है? किसी विशेष अवधि में किसी बच्चे द्वारा किए गए सर्वोत्तम कार्य का संग्रह, ये कहोगे। सभी बच्चों द्वारा एक विशेष अवधि में किए गए सर्वोत्तम कार्य का संग्रह, एक क्वेश्चन आया हुआ है। किसी बच्चे द्वारा एक विशेष अवधि में किए गए सभी कार्यों का संग्रह, या फिर एक विशेष समय में सभी बच्चों द्वारा किए गए सभी कार्यों का संग्रह। तो सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम पोर्टफोलियो को लेंगे, वैसे तो हर एक बच्चा अपने आप का आकलन करता है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है सिर्फ एक बच्चे की, यानी कि एक बच्चा अपने जो भी उसने काम किए होते हैं उसको देखता है कि उसने कितना अच्छे से काम किया। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा तुम्हारा ये, ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किसी विशेष अवधि में किसी बच्चे द्वारा किए गए सर्वोत्तम कार्य का संग्रह जो है वह सही उत्तर होगा। अब यहाँ से एक और प्रश्न आता है, क्या कहोगे? इधर देखिए, एक और प्रश्न आता है कि निम्नलिखित तथ्यों को पढ़े। पोर्टफोलियो विद्यार्थियों के कार्यों का उद्देश्यपूर्ण संग्रह है। क्या ये बात सही है? पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को अपनी खूबियों और कमजोरियों का मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। दोनों ही बात सही है। क्यों सही है? क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हमने क्या कार्य किया है और उद्देश्य के रूप में हम आगे बढ़ते जाते हैं। दोनों ही बातें क्या होंगी? दोनों ही बातें बिल्कुल करेक्ट होंगी। अब इधर आ जाओ, अब इसमें से निकालना है कौन सा भिन्न है इन सभी कथनों में से, कौन सा अलग दिशा में जा रहा है। सारी गाड़ियां एक दिशा में जा रही है, एक गाड़ी कहीं और जा रही होगी, तो वह आपको देखना है। पोर्टफोलियो विद्यार्थियों के कार्यों के बारे में ठोस उदाहरण अभिभावकों को संप्रेषित करने का प्रभावशाली साधन देता है। पोर्टफोलियो शिक्षार्थियों का आकलन करने के लिए अध्यापकों की क्षमता में वृद्धि करता है। क्या ये अध्यापकों की क्षमता में वृद्धि करेगा? तो सबसे पहले तो यही से उसको ऑड वन आउट कर दो। अध्यापकों के लिए नहीं है, ये बच्चों के लिए है, अध्यापक द्वारा किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर टीचर कहती है जो भी तुम काम करो, भले ही मैं बिजी हूं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, जो भी चीजें आप करो, चाहे आप ड्राइंग में, चाहे आप सिंगिंग कर रहे हो, किसी मास्टर ने आपको इतने अंक दिए हैं, वे सारी चीजें अपने फोल्डर में डालनी है, इस बस्ते में डालनी है, इस बोरी के अंदर डालनी है। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर बच्चा, ताकि जब वह खुद देखता है ना, अपना आकलन कर सके। तो टीचर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, ये बच्चे के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। टीचर के लिए एक ही चीज बनी है, वो है पाठ्य योजना, यानी कि लेसन प्लान। फिर आता है पोर्टफोलियो का निर्माण करते समय सबसे पहला निर्णय क्या होना चाहिए। आप खुद सोचो, यदि मैं कहूं कि सबसे पहला निर्णय क्या होना चाहिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपका नाम क्या है, पहले मैं ये पूछूंगी, फिर पूछूंगी आपके नाम का मतलब क्या है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम पोर्टफोलियो को बनाते हैं, इसमें क्या क्या चीजें शामिल करना चाहिए, कहां से कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी। अगर बच्चा किसी और क्लास में जा रहा है, कहीं और जो है एक्टिविटी कर रहा है, उन सारी चीजों को हम कैसे शामिल करेंगे, क्या क्या चीजें शामिल करेंगे, पहले ये सोचा जाता है टीचर के द्वारा, ताकि कोई और दूसरा टीचर जो है वह अपसेट ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस टीचर ने जो है वो कहा बच्चे से कि सारी चीजें लाकर इसमें डालनी है। तो ध्यान रखिएगा सही उत्तर क्या होगा, पहला जो है वह बिल्कुल करेक्ट होगा। अब एक और क्वेश्चन आता है, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टफोलियो का उद्देश्य नहीं है। इसका उपयोग समय के साथ विकास या परिवर्तन दिखाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग बच्चे कच्चे डेटा और सारांश डेटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। यही से उठा दो यहाँ से, ये गलत है बिल्कुल। यानी कि रो डेटा से कोई मतलब नहीं है, जब तक बच्चा उस डेटा को देखेगा नहीं वह निखरेगा नहीं, यानी जब तक वह सब मूल्यांकन नहीं करेगा तब तक उसे कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गलत उत्तर क्या होगा, दूसरा जो है वह गलत उत्तर होगा। अब इधर आते हैं, रूब्रिक्स क्या होता है। सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये है क्योंकि इन दोनों में ही बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं, कैसा लगेगा, अगर मैं आपसे कहूं चलो भाई देखते हैं तुम कितने ताकत वाले हो, कितने समझ वाले हो, कितने सूझबूझ वाले हो,
और मैं तुम्हारा अलग अलग तरीके से आकलन करूं। मैं तुमसे 4-5 प्रश्न पूछूं और कुछ पैरामीटर्स बनाऊं, मैं तुम्हारी रेटिंग करूं 1, 2, 3, 4, 5 में। तुम्हें कैसा लगेगा? मैडम ने मुझे तीसरे नंबर पर डाल दिया, मैडम ने मुझे 5वें नंबर पर डाल दिया, पहला नंबर सबसे सर्वोत्तम है। यानी कि अगर मैं कुछ पैरामीटर्स बनाऊं फिर उसके बाद आकलन करूं, कैसा लगेगा? ठीक है, एक और उदाहरण देते हैं। एक और उदाहरण देते हैं, जैसे मान लो आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हो। मैं कहूँ सीटेट में कितने क्वेश्चन आते हैं? आप सीधा कहो मैडम 150 नंबर के क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर मैं आपसे कहूँ अच्छा ये बताओ कि कितने नंबर वाला पास होता है? तुम कह दोगे फटाफट से जनरल कैटेगरी वाला अगर हम कहें तो 90 अंक में वह पास हो जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं अगर आपसे कहूँ कि कितने सेक्शन होते हैं, तुम फटाफट से कह दोगे, फिर आ जाओगे कहोगे कि मैडम ये भी कोई पूछने की बात है, 5 सेक्शन होते हैं। फिर मैं आपसे कहूँ अच्छा ये बताओ सीडीबी में कितने क्वेश्चन होते हैं, तो हर एक सेक्शन में कितने प्रश्न होते हैं? तुम कहो ओहो मैडम 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक सेक्शन में कितने क्वेश्चन होते हैं? 30 होते हैं। और मैं पूछूं एक और सवाल, चलो एक और सवाल बता दो, कितने मार्किंग, कैसे मार्किंग होती है? तुम कहो हर एक प्रश्न की 1 नंबर, हर एक प्रश्न का 1 नंबर मिलता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो यही पैरामीटर बना दिया है सीटेट वालों ने, यही पैरामीटर बना दिया है सीबीएसई वालों ने, और आपको बहुत अच्छे से पता है, आपको पता है किस तरीके से मेरा मूल्यांकन होने वाला है, आपको पता है मेरा इवैल्यूएशन कैसे होगा। एक भी पोर्शन में अच्छे नंबर नहीं आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर बाकी पोर्शन में अच्छे खासे नंबर आते हैं, सिर्फ और सिर्फ 90 नंबर ही तो चाहिए, तो हम पास हो जाएंगे। तो आपको पता है कि आपका मूल्यांकन कैसा होगा, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसे हम रूब्रिक्स कहते हैं और कुछ भी नहीं कहते हैं। इधर देखिए, निर्देशिका या मापदंडों का सेट इसे हम कहते हैं। कभी क्वेश्चन में आए ना, ये क्या होता है? डायरेक्टरी और सेट ऑफ द पैरामीटर्स। इसका उपयोग यह तय करने के लिए किया जाता है कि किसी काम को, किसी प्रदर्शन को या प्रोजेक्ट को कैसे और किस तरह से मूल्यांकित किया जाए। बच्चा अगर वो प्रोजेक्ट जो है वे कर रहा है तो उसको हम कैसे नंबर में आके उसको हम ग्रेड में बोले कि ग्रेड दे, या फिर उसे नंबर में स्कोरिंग करे, कैसे करे? तो यहाँ पर मूल्यांकन का तरीका सोचा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि इसमें एक प्रकार का मानदंड जो है वे तय कर दिया। तुम कहो मैडम ये तो नेगेटिव है, देखो नेगेटिव नहीं होता है, इससे पता चल जाता है कि बच्चों को क्या करना है। 10वीं की बोर्ड में आपने सैंपल पेपर करा होगा, उसमें आपको पता चल गया होगा कि किस पोर्शन में से कितने नंबर आएंगे, उसमें आपको पता चल गया होगा इस चैप्टर की ज्यादा वेटेज है तो पहले इसको पकड़ो। तो ये क्या है? एक मानदंड जो है तैयार हो गया है, या फिर एक मानक तैयार हो गया है। तो रूब्रिक्स जो है वह अच्छा होता है, एक सकारात्मक शब्द है। पोर्टफोलियो एक सकारात्मक शब्द है, ये ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं जानना नहीं चाहोगे? इधर देखिए, एक शिक्षक छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए एक मानदंड आधारित टूल का उपयोग करता है। मानदंड आधारित टूल का उपयोग करता है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि उत्कृष्ट मतलब उत्कृष्ट, अच्छा और सुधार की आवश्यकता है। अगर मैं आपकी स्कोरिंग करूं कि ये बहुत एक्सीलेंट है, बहुत बढ़िया है, फिर कहूं गुड, और फिर मैं कहूं बेस्ट, बेटर है, मतलब ठीक है, अभी और मेहनत हो सकती है, फिर मैं उसका आकलन करूं कि क्रिएटिविटी में जो है एक्सीलेंट है, बहुत अच्छा क्रिएटिविटी करता है, लेकिन ये पजल को सुलझाने के समय पर और अच्छा कर सकता है। तो अगर मैं इस तरीके से स्कोरिंग कर रही हूं, इसे हम और कुछ भी नहीं कहेंगे, चेकलिस्ट बनाई जाती है। इसमें भी तुम्हें चेकलिस्ट जैसा दिख रहा होगा ना, क्योंकि चेकलिस्ट बनाई जाती है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? रूब्रिक्स होगा। एक और क्वेश्चन देखिए, रूब्रिक्स छात्रों के काम को मूल्यांकन के लिए स्पष्ट मानदंड प्रदान करते हैं। रूब्रिक शिक्षकों को छात्रों के रचनात्मक प्रतिक्रिया देने में मदद करते हैं। तो ये दोनों ही बातें क्या है? दोनों ही बातें बेटा बिल्कुल सही होंगी। क्लियर है? ये सारे प्रश्न आए हुए हैं। फिर रूब्रिक्स में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं होता है? तो ध्यान रखिएगा, रूब्रिक्स में हमें पता चलता है कि क्राइटेरिया क्या होगा। जैसे सीटेट का क्राइटेरिया आपको पता है, आपको पैटर्न पता है, कितने प्रश्न आएंगे, किस सेक्शन में आएंगे, और नो नेगेटिव मार्किंग, छोटी छोटी चीजें आपको पता है। एक क्राइटेरिया सेट हो गया, बिल्कुल सही है। परफॉर्मेंस पता चलता है, जब आप परफॉर्म करके आओगे ना, आपके पास स्कोर होगा, भाई इस सेक्शन में इस बच्चे के इतने नंबर आए हैं, या फिर पेडागोजी में इसका हाल खराब हो गया है, एसएसटी में इसका हाल खराब हो गया है, इतने नंबर आए हैं तुम्हारे 60 में से। तो ये सारी परफॉर्मेंस के बारे में बताता है। आपके स्कोर्स भी आएंगे। व्यक्तिगत जीवन के बारे में क्या बताता है सीटेट, कि व्यक्तिगत जीवन कैसा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे अच्छे नंबर लेके आते हैं, लेकिन उनका व्यक्तिगत जीवन अच्छा नहीं है, विवरण अच्छा नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑड वन आउट अगर हमें करना होगा तो तीसरा होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हमारे एक और प्रश्न के बारे में।
ये सारे प्रश्न बच्चा, जितने भी प्रश्न आए हैं ना, कोई गोलमेल नहीं, कोई कुछ भी नहीं, सारी की सारी चीजें करवा रही हूँ। फिर इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं बचेगा कैसे प्रश्न आए हैं, साथ में प्रश्न भी करवा रही हूँ। सिर्फ समझने का हमारा फोकस नहीं है, प्रश्न भी देखिए। रूब्रिक्स के उपयोग से मूल्यांकन प्रक्रिया में कौन सा तत्व शामिल होता है? तो ध्यान रखिएगा, मानकीकरण इसमें शामिल होगा। ठीक है, फिर एक और प्रश्न आता है, इधर देखिए, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी रूब्रिक का घटक नहीं है? मूल्यांकन के लिए स्पष्ट मानदंड कहोगे, दूसरा विवरण के साथ प्रदर्शन के स्तर अस्पष्ट और सामान्यीकृत प्रतिक्रिया कहोगे, या फिर प्रदर्शन में अंतर करने के लिए एक स्कोरिंग प्रणाली कहोगे? क्या कहोगे भाई? अच्छा, ये तीसरा है, और ये क्या है? ये चौथा है। अब आपको क्या करना है? आपको कुछ भी नहीं करना है, फटाफट से आपको कमेंट करके बताना है। मतलब मैं ये उत्तर इसलिए नहीं बता रही हूं ताकि मैं देखूं कि आप कितना अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आप कितना एक्टिव है। मैं तो बताऊंगी सारी वीडियोस के बारे में। आंसर आपके पास आ जाएगा, 6-7 घंटे बाद आ जाएगा, लेकिन मैं पहले चाहती हूँ कि आप अपना दिमाग लगाएं और देखें कि कितना आंसर आप दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। पर एक बात दिमाग में सुन लो, दोबारा से कह रही हूं, ये शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से जो छोटे छोटे टॉपिक्स है, चाहे वह पेडागोजी के हैं, चाहे वह तुम्हारे कंटेंट के हैं, चाहे वह सीडीपी के हैं, या फिर जो आने वाले हैं, जो नए हो सकते हैं, उसको भी मैं करवाने वाली हूँ। बस आपका काम क्या है, इन शॉर्ट टॉपिक को फास्ट स्पीड में करके देखो और फास्ट से उत्तर लगाओ और फास्ट से जो है सारे के सारे प्रैक्टिस सेट कर जाओ, भरा हो जाएगा तुम्हारा। ठीक।